गुड मॉर्निंग बेटे। अपन ने जो पिछला लेक्चर था उस पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने जितने भी क्रिटिसाइज थे वो सारे देख लिए थे और अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, लीथल जीन, सारी चीज़ों को कवर किया था। अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, अपने को यह मालूम था कि जो मेंडल ने अपना वर्क परफॉर्म किया था, तो मेंडल के वर्क के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल वर्क जितना भी इनहेरिटेंस था वो जीन लेवल पर था। मेंडल ने जितना भी इनहेरिटेंस अपने को एक्सप्लेन किया था वो जीन लेवल पे किया था, बट उसने टर्म जीन यूज ना करते हुए उसने टर्म क्या बोला था? फैक्टर्स। मेंडल ने क्या बोला था? देयर आर सर्टेन फैक्टर्स which inherit from one generation to another generation। मतलब मेंडल ने हमको जो इनहेरिटेंस का पैटर्न बताया, वो इनहेरिटेंस का जो पैटर्न था, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल। मेंडल ने जो इनहेरिटेंस का पैटर्न बताया था अपने को, जितना भी नॉलेज दिया था, वो किस लेवल पे था? जीन लेवल। ये इसको पर क्या बोल सकते हैं बेटा? फैक्टर्स। इसने अपने को पूरा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो जीन लेवल पे प्रोवाइड की थी। उसने बोला था फैक्टर बोला था। तो क्या बिफोर मेंडल वर्क, मेंडल ने जो काम किया था उसके पहले अपने पास में कोई नॉलेज नहीं था? अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि मेंडल के पहले भी काम हुआ है, लेकिन वो वर्क क्या था? कॉलरूटर और नुडिन ने, है ना? तो बिफोर मेंडल वर्क हमको क्रोमोसोम क्या होता है, उसकी लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, ये अपने को आइडिया नहीं था। मेंडल के पहले, मेंडल ने जो काम किया था उस वर्क के पहले क्रोमोसोम की पोजीशन क्या होती है, क्रोमोसोम क्या होता है, उसकी लोकेशन कहां होती है, अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं था। मेंडल ने जब अपना वर्क पूरा परफॉर्म किया, वर्क परफॉर्म करने के बाद में सारे लॉज वगैरह को उसने एक्सप्लेन किया, तब अपने को मालूम पड़ा कि यार क्रोमोसोम नाम का कोई चीज होती है जिसपे जीन होता है, जो इनहेरिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। मतलब मेंडल के पहले अपने को क्रोमोसोम नाम के किसी टर्म का कोई मतलब मालूम नहीं था। मतलब क्रोमोसोम का जो रोल था इनहेरिटेंस में, अगर एक लाइन में बोले कि क्रोमोसोम का जो रोल है इनहेरिटेंस में, वो अपने को मेंडल के वर्क के बाद ही आइडेंटिफाई हुआ। मेंडल के वर्क के पहले अपने को क्रोमोसोम का क्या रोल होता है इनहेरिटेंस में, ये अपने को मालूम नहीं था। सटन एंड बोवेरी नाम के दो साइंटिस्ट थे। आया हुआ क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लें। इन 1902 1902 में सटन एंड बोवेरी एक्सप्लेन द रोल या एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन इनहेरिटेंस, और उन्होंने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इट वाज बेसिकली गिवन इन 1902 आफ्टर मेंडल, ठीक है, 1902 बाय सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी ने 1902 में आफ्टर मेंडल वर्क एक थ्योरी दी बेटा, जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देयर इज अ इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस होता है, बट क्रोमोसोम इज बेसिकली व्हीकल। भाई, जो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, किस चीज की? इनहेरिटेंस की। जो भी कैरेक्टर, जो भी ट्रेड्स आने वाली जनरेशन में इनहेरिट होने वाला है, उस इनहेरिट होने की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली किसके पास में? जीन के पास में। किसके पास में? जीन। बिकॉज जीन इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, और वो जीन किसके ऊपर बैठा हुआ है? क्रोमोसोम के ऊपर। तो बेसिकली व्हीकल कौन है?
क्रोमोसोम है, मतलब क्रोमोसोम इनहेरिट होगा तो उसके साथ में बैठा हुआ जीन भी क्या होगा, इनहेरिट होगा। तो अगर क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होगा तो उसके साथ में कौन जाएगा, जीन जाएगा। लेकिन अपने को यह मालूम है कि जब भी इनहेरिटेंस होता है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो पेयरिंग होती है वो पेयरिंग जो है एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं और दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलग अलग। जो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है वो पेयर क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, और वो अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे, सेग्रीगेट होके इनहेरिट करेंगे। तो जब वो दोनों अलग अलग होके इनहेरिट करेंगे तो उनके ऊपर बैठा कौन, जीन। तो जीन जो है वो बेसिकली एलिलिक पेयर के फॉर्म में, तो वो भी क्या हो, क्रोमोसोम अगर सेग्रीगेट हुआ तो एलिलिक पेयर भी क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। और एलिलिक पेयर अगर बेटा सेग्रीगेट हो गया तो जैसे क्रोमोसोम इनहेरिट कर रहा है वैसे जीन भी क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। मतलब जो पैटर्न क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा वही पैटर्न अपने को जीन के अंदर देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी ने अपने को एक थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ inheritance which was given by Sutton and Boveri. There is an inheritance of chromosome and that chromosome bears the Mendelian factor and that Mendelian factor is known as gene. तो बेसिकली क्रोमोसोम इज ए व्हीकल, क्रोमोसोम क्या हो गया, एक व्हीकल हो गया जिससे इंफॉर्मेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ जीन इनहेरिट होगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो जो सटन एंड बोवेरी ने अपना स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें, यहां पर अपने को यह मालूम है कि अगर हम किसी इंडिविजुअल को देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल के, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के जैसे अपने को मालूम है कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मतलब 2n, 2n इक्वल टू क्या हो गया बेटा 46, अगर अपन ह्यूमन का केस कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, इस डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम किससे आएगा बेटा, मदर से। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम किससे आया, मदर से। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम किससे आएगा बेटे, फादर से। और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2n। तो यहां से अगर अपन n माने, यहां से अपन क्या माने, n माने, दोनों मिक्स होके क्या हो जाएंगे 2n, मींस कंप्लीट सेट, दैट इज डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं जाइगोट की, तो जो जाइगोट है उस जाइगोट के अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मैटरनल, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम पैटर्नल, तो उसके अंदर 2n क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। वो डिप्लॉइड इंडिविजुअल जो है वो मेंटेन होगा। तो पहला पॉइंट तो यही हुआ कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम मदर एंड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर फादर एंड दिस टू सेट ऑफ क्रोमोसोम कंबाइन टुगेदर टू रिस्टोर द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉइड जो 2n है वो 2n रहेगा, रिस्टोर रहेगा। दूसरा, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अगर हम देखेंगे या पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल के अंदर भी हम देखेंगे तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इंडिविजुअलिटी मेंटेन होती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। क्रोमोसोम के अंदर अगर अपन देखेंगे तो क्रोमोसोम जो होगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, मेंटेन रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो जैसे अपने को ये मालूम है कि जो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या शो करेंगे, सेपरेशन शो करेंगे एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग गैमेट्स के अंदर चले जाएंगे। तो जैसे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है तो क्रोमोसोम के ऊपर कौन बैठे हुए, जीन्स, और वो भी कायम होते हैं पेयर के अंदर। जैसे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो जीन भी कायम होते हैं, एलिलिक पेयर में वो भी क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिकली किसको
फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को फॉर्म करते हैं। तो जब भी हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अपने पास में कुछ पॉइंट्स होंगे, जो कि पहला पॉइंट है जाइगोट इज द डिप्लॉयड सेल। ध्यान से सुनना, जाइगोट इज द डिप्लॉयड सेल फॉर्म्ड बाय द फर्टिलाइजेशन। जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है। जाइगोट इज ए डिप्लॉयड सेल फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन where one set of chromosomes we are getting from our mother and one set of chromosome we are getting from father। एक सेट मदर से, एक सेट फादर से, और बेसिकली ये बनेगा किससे बेटा? जाइगोट जो है ये फ्यूजन से बनेगा मेल और फीमेल गैमेट के। तो मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट क्या होगा? 2m। सेकंड पॉइंट, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल की पूरी लाइफ में क्रोमोसोम रिटेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। Throughout the life of an individual, chromosome retain the individuality of structure। मतलब पूरे लाइफ में हमारे अंदर क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बेटा मेंटेन रहेगा, उस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, ईच क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स। हर क्रोमोसोम के ऊपर क्या होगा? genes which inherit from one generation to another generation। तीसरा पॉइंट हो गया each chromosomes carry genes। each chromosomes carry genes। चौथा पॉइंट, जब भी मियोसिस होगी तो मियोसिस के समय क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग है वो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे बेटा? सेपरेट होंगे। तो ड्यूरिंग मियोसिस देयर इज अ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, and due to the segregation of homologous chromosome there is also segregation of gene। मियोसिस के समय होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट होगा, और जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि वो क्रोमोसोम जिनके ऊपर जीन का अरेंजमेंट एक जैसा हो। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम ही सेग्रीगेट हो गए तो उनके ऊपर पाए जाने वाले जीन भी क्या हो गए? एलील भी क्या हो गए बेटा? सेग्रीगेट हो गए। क्या हो गए? सेग्रीगेट हो गए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्या बता रहे हैं अपने को? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो थ्योरी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इस थ्योरी को फर्दर इलोबरेट किया स्टुअर्ट, ब्रिज एंड मॉर्गन। दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी जिसके 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट में काम की चीजें बेटा जो अपने काम की है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं जब मियोसिस होगी उनका सेपरेशन हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम का, और होमोलोगस क्रोमोसोम का अगर सेपरेशन हो रहा है तो उन पे पाए जाने वाले जीन का भी क्या हो जाएगा? सेपरेशन हो जाएगा। क्रोमोसोम क्या है? एक व्हीकल है जिसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? जीन बैठा हुआ है जो इनहेरिट हो रहा है कहां पे? एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये बेसिक पॉइंट है उस क्रोमोसोमल थ्योरी के, और ये सारी बातें मेंडल के पहले अपने को मालूम नहीं थी कि क्या जीन होता है। कि जीन तो बेसिकली मेंडल ने भी टर्म यूज नहीं किया था। 1906 में जो टर्म है ये दिया गया था किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा। तो अगर आप थ्योरी को जब पॉइंट लिखते हैं तो मेंडेलियन फैक्टर आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेंडेलियन फैक्टर को ही बाद में क्या बोला गया? जीन्स। बिकॉज मेंडल ने क्या यूज किया था? देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसने बोला था कि यार कुछ फैक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो सटल एंड बोवेरी ने थ्योरी दी थी, इस थ्योरी को फर्दर इलोबरेट किया गया। तो फर्दर इलोबरेट करने का काम किसने किया? स्टुअर्ट्स, मॉर्गन एंड सीबी ब्रिज। 3 साइंटिस्ट थे, इन तीनों साइंटिस्ट ने इसको फर्दर इलोबरेट किया। देखिए जब अपन मॉर्गन का नाम लेते हैं तो मॉर्गन के नाम में अपने को ये मालूम है क्या? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स अपन किसको बोलते हैं? मॉर्गन को।
तो मॉर्गन ने, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था क्या मॉर्गन किसके पीछे पड़ा था? मॉर्गन का फेवरेट कौन था? ड्रोसोफिला। मॉर्गन का फेवरेट क्या था? ड्रोसोफिला। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही सिलेक्ट क्यों किया, क्यों अपने सारे एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला के ऊपर किया, या ड्रोसोफिला एक अच्छा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्यों है? उसके कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट, ड्रोसोफिला का जो लाइफ स्पेन है वो बहुत छोटा है, 2 हफ्ते। ड्रोसोफिला 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक जनरली जिंदा रहता है, तो लाइफ स्पेन इसका बहुत शॉर्ट है। दूसरा, ड्रोसोफिला को लेब में आप न्यूट्रिएंट मीडियम की मदद से कल्चर कर सकते हैं। ड्रोसोफिला को आप लेब में ग्रो करा सकते हैं। दूसरा, ड्रोसोफिला के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ड्रोसोफिला के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चौथा, ड्रोसोफिला के अंदर सिंगल मैटिंग से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग डेवलप हो सकते हैं। ड्रोसोफिला में सिंगल मैटिंग से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग जो है बेटा वो डेवलप हो सकते हैं। पांचवा, ड्रोसोफिला के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो रिकॉग्नाइजेबल हैं, जिनको आसानी से हम स्टडी कर सकते हैं। मतलब अपने को ड्रोसोफिला में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको आसानी से अपन डिस्टिंग्विश करके स्टडी कर सकते हैं, तो ज्यादा कैरेक्टर को हम स्टडी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मॉर्गन सिलेक्ट ड्रोसोफिला। क्वेश्चन आया हुआ है क्या मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया, या ड्रोसोफिला एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है? तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि ड्रोसोफिला एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। क्यों है? लाइफ स्पेन शॉर्ट है, आसानी से लैब में ग्रो हो जाता है, सिंगल मेटिंग में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर अपन क्या कर सकते हैं उसके अंदर इजीली रिकॉग्नाइजेबल या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मॉर्गन सिलेक्ट ड्रोसोफिला एज ए जेनेटिक मटेरियल या एक्सपेरिमेंटल। ना समझ में आया? अब फिर यहां से आगे बढ़ते हैं तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम। जीन्स और क्रोमोसोम में क्या समानताएं हैं? जैसे जो पैरेललिज्म की बात करते हैं कि क्या कैरेक्टर्स दोनों के अंदर, क्या पॉइंट्स हम बात करें कि दोनों एक जैसे हैं, तो जैसे अपन ने कॉमन सी एक बात बोली कि क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। सिमिलरली जीन्स भी क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं। क्यों होते हैं भाई? जीन बैठा ही किसके ऊपर है? क्रोमोसोम के ऊपर। तो जब क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा है तो जीन भी क्या होगा बेटा? इनहेरिट होगा। सेकंड पॉइंट, क्रोमोसोम जो है वो अपने को पेयर में मिलते हैं। क्रोमोसोम काय में मिलते हैं? पेयर में। जीन भी अपने को काय में मिलते हैं? पेयर में। एलिलिक पेयर्स के फॉर्म में अपने को मिलते हैं। जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे तो जीन भी क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे। जीन भी क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं तो जीन भी सेग्रीगेट। सेग्रीगेशन कब होगा? मियोसिस के समय। सेग्रीगेशन कब होगा? मियोसिस के समय। तो क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिट हो रहे हैं तो जीन भी क्या हो रहे हैं? इनहेरिट हो रहे हैं। क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं तो जीन भी सेग्रीगेट हो रहे हैं। क्रोमोसोम पेयर में पाए जा रहे हैं तो जीन्स भी कहां में पाए जा रहे हैं बेटा? पेयर में पाए जा रहे हैं। समझ में आया? इतना समझ में आया? क्लियर है इतना? ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है और जीन बेसिकली यही क्या हो रहे हैं? इनहेरिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, 4-5 पॉइंट आपको बोल रहा हूं बेटा जो बेसिकली बोर्ड के काम के। पहला पॉइंट, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पहला पॉइंट, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इतना समझ में आया? सेकंड पॉइंट, in a diploid cell chromosomes are found in a pair. In a diploid cell chromosomes are found in a pair. So genes or alleles
आर ऑल्सो फाउंड इन ए पेयर। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर, डिप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। तो जीन्स एंड एलील्स आर ऑल्सो फाउंड इन पेयर। तीसरा पॉइंट, प्रायर टू द सेल डिवीजन, प्रायर टू द सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स गेट सेपरेटेड या गेट रिप्लिकेटेड। तो प्रायर टू सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स एंड एलील्स और जीन्स गेट रेप्लिकेटेड। क्या हो जाते हैं? ये रेप्लिकेट हो जाते हैं प्रायर टू सेल डिवीजन। चौथा पॉइंट, बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। बता चुका हूं, गैमेट फॉर्मेशन के समय दोनों क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। कौन कौन सेग्रीगेट हो जाते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। पांचवा पॉइंट, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड gametes restore the diploid characteristics of chromosomes as well as genes। हैप्लॉइड गैमेट का फ्यूजन होगा जिसके कारण क्या होगा? क्रोमोसोम भी डिप्लॉइड हो जाएंगे और जीन्स भी कायम में आ जाएंगे, पेयर्स में आ जाएंगे। समझ में आया? तो ये पॉइंट्स बेटा किसके हैं? ये पॉइंट्स हैं क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों के अंदर पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। समझ में आया? अब अगला टॉपिक आता है लिंकेज। अगला टॉपिक आता है लिंकेज। लिंकेज ये कैसी प्रोसेस थी जो बेसिकली मेंडल की किस्मत अच्छी थी कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम गार्डन पी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो लिंकेज शो नहीं कर रहा था। अगर ये पाइसम सटाइवम या गार्डन पी बेटा लिंकेज शो करता तो मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए ना उस एक्सपेरिमेंट के डाटा वेरी कर जाते अगर ये लिंकेज शो करता। लिंकेज होता क्या है? जैसे ये क्रोमोसोम है बेटे, ये क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के यहां पर एक जीन है, इस क्रोमोसोम के यहां पर एक जीन है और इसी के एकदम नियर बाय एक और जीन बैठा हुआ है और ये दोनों जीन अलग अलग कैरेक्टर या ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है? नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, इन दोनों का जब भी अपन सेग्रीगेशन करते हैं तो यहां से कैपिटल टी निकालते हैं, यहां से कैपिटल आर निकालते हैं, दोनों को सेपरेटली अपन क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है? लिंकेज के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो जीन एक साथ बैठे हुए होते हैं, वो कहीं पर भी जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, उनको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। उनके बीच में डिस्टेंस इतनी कम है तो डिस्टेंस जितनी कम होगी लिंकेज उतना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी लिंकेज उतना कम होगा। मतलब लिंकेज बेसिकली बॉन्ड। आप क्या बोल सकते हैं? दो लोगों के बीच का बॉन्ड। तो दोनों जितने करीब होंगे उतनी ज्यादा उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो जो जीन एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे पास पास बैठे हुए होंगे तो ये कभी भी कहीं भी जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएंगे, इनको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। उसको अपन क्या बोलते हैं? लिंकेज। समझ में आया? लिंकेज का मतलब क्या होगा? लिंकेज का मतलब वो दो जीन्स जो एकदम नियर बाय हैं, जिनमें ऐसी बॉन्डिंग है कि दोनों जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे, इनके अंदर सेग्रीगेशन नहीं होगा। जनरली क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है? सेग्रीगेशन। इनमें सेग्रीगेशन ही नहीं होगा। मेंडल की किस्मत अच्छी थी कि उसको लिंकेज नहीं मिला। भाई सेग्रीगेशन का मतलब क्या कि अपन बोलते हैं सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सेग्रीगेशन तो होगा लेकिन दोनों जीन क्या होंगे? साथ साथ ही होंगे। ये अलग अलग नहीं जाएंगे, ये जाएंगे साथ में जाएंगे।
ये जाएंगे तो क्या होंगे, साथ में जाएंगे। तो लिंकेज को अगर अपन देखें तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सटन एंड बोवेरी। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय सटन एंड बोवेरी। तो लिंकेज की अगर अपन बात करते हैं, लिंकेज की अगर अपन डेफिनेशन की बात करते हैं कि लिंकेज की डेफिनेशन क्या होगी, तो लिंकेज मींस स्टेइंग टुगेदर। लिंकेज इज द स्टेइंग टुगेदर ऑफ ए जीन, जीन का आपस में साथ में रहना, दैट इज लिंकेज। एंड इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, किसने ऑब्जर्व किया था, सटन एंड बोवेरी। बाद में प्यूनेट ने, ठीक है, बेटसन एंड प्यूनेट ने इसको फर्दर इलॉबरेट किया था, लेकिन जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था वो किसका था, सटन एंड बोवेरी का था। बाद में इसको फर्दर आगे देखा गया था, वो किसने देखा गया था, किसने किया था, बेटसन एंड प्यूनेट ने। तो लिंकेज की अगर अपन बात करें तो ऑब्जर्वेशन किसका था सबसे पहले, पहला ऑब्जर्वेशन किसका था, सटन एंड बोवेरी। किसका था, सटन एंड बोवेरी। सो द प्रेजेंस ऑफ लिंकेज, प्रेजेंस ऑफ लिंकेज एंड द एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंस ऑफ लिंकेज एंड एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट was first noted by Batson and Punnett. Observe Sutton and Boveri. लेकिन लिंकेज होगा और जिसमें लिंकेज होगा वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेगा। ये सबसे पहले बताने वाले कौन, बैटसन एंड प्यूनेट। किसने बताया, बैटसन एंड प्यूनेट। एंड मॉर्गन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन। मॉर्गन ने अपने को बताया कि लिंक्ड जीन क्या होंगे, अनलिंक्ड जीन क्या होंगे। तो लिंक्ड जीन वो होंगे बेटा जो दोनों क्या होंगे, जब भी इनहेरिट होंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो दोनों साथ में जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन बैठे हुए हैं, जब वो इनहेरिट होंगे तो वो दोनों साथ में जाएंगे, तो उसको अपन बोलते हैं लिंक्ड जीन। और बेटा जहां पर भी लिंक्ड जीन मिलता है वहां पर अपने को कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलती है। जहां पर भी अपने को क्या मिलेगा, लिंक्ड जीन, वहां पर अपने को क्या होगा, कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, कंप्लीट लिंकेज। समझ में आया। तो लिंक्ड जीन की अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखिए लिंक्ड जीन की डेफिनेशन। लिंक्ड जीन आर दोज जीन, लिंक्ड जीन आर दोज जीन which do not get, linked gene are those gene which do not shows independent assortment, which do not shows independent assortment but remains together and inherited as such, and remains together and inherited as such। समझ में आया। and due to being present on same chromosome, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। लिंकेज बेसिकली शो करेगा, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो शो नहीं करेगा। तो लिंक्ड जीन का डायहाइब्रिड रेशियो, द डायहाइब्रिड रेशियो ऑफ लिंक्ड जीन इज 3:1। नॉर्मली क्या होता है, 9:3:3:1। यहां पे लिंक्ड जीन का डायहाइब्रिड रेशियो कितना होगा बेटा, 3:1। और टेस्ट क्रॉस का रेशियो होगा 1:1। लिंक्ड जीन का डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना होगा, 3:1। कितना होगा बेटे, 3:1 होगा। इतना समझ में आया। लिंक्ड जीन का डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 3:1 और टेस्ट क्रॉस का रेशियो होगा 1:1। कैसे होगा, है ना। अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मतलब
यहां पर जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो बेसिकली पेरेंटल कैरेक्टर ही शो करेंगे। उनमें अगर अपन देखेंगे तो पूरे समय अपने को पेरेंटल कैरेक्टर ही मिलेंगे। देखिए जैसे मैंने ये लिया ए बी, इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटे? होमोजाइगस डोमिनेंट। क्रॉस विद ए बी, इसको बोलते हैं होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, यहां से क्या आएगा बेटे? दोनों लिंक्ड जीन है, जहां भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे, अलग अलग जाएंगे नहीं। ठीक है, यहां से भी जहां भी जाएंगे तो बेटा ये साथ में जाएंगे, अलग अलग जाएंगे नहीं। तो यहां से जो F1 बनेगी वो कैसी बनेगी? ए बी। ये क्या बन गई? F1 जनरेशन। क्या बन गई? F1 जनरेशन। तो इस F1 जनरेशन का फीचर क्या हो जाएगा? अब ये देखो, ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस। क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस। क्या हो जाएगा बेटे? हेटेरो। तो अब देखिए ये आपने बना लिया F1, है ना। इस F1 को अगर अपन देखेंगे तो ये अपन ने AB और AB लिया। अब इस F1 का बेटे अगर मैं क्या बनाऊं? डाइहाइब्रिड रेशियो बनाना है भाई। अपन ने क्या बोला कि इसका रेशियो कितना आएगा? 3:1। कितना रेशियो आएगा इसका? 3:1। तो इसकी सेल्फिंग करा दें। सेल्फिंग कैसे होगी? AB, यहां पे क्या हो जाएगा? AB, देखिए यहां पे देखेंगे वही डोमिनेंट, यहां पे भी डोमिनेंट, यहां पे भी डोमिनेंट, और यहां पे क्या हो गया? रेसेसिव। तो इसका डाइहाइब्रिड रेशियो कितना हो गया? डाइहाइब्रिड रेशियो 3:1। देखिए अगर ये अनकंप्लीट लिंकेज होता बेटे, अभी मैं अनकंप्लीट का एग्जांपल भी समझाऊंगा आपको। अनकंप्लीट होता है तो जो 2 गैमेट मैंने बनाया ना, ये 4 गैमेट बनते हैं, और ये जो 2 बनाया तो ये भी कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। क्योंकि अनकंप्लीट लिंकेज होती तो रिकॉम्बिनेशन हो जाता। क्या हो जाता? अभी बनाऊंगा कि इसके बाद वाला, उसमें आपको समझ में आएगा। अभी आप यहां पे अगर देखें तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों लिंक है। क्या है? दोनों लिंक है। और ये दोनों अगर लिंक है, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं बेटे, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ए बैठा हुआ है, इसी के ऊपर बी बैठा हुआ है, ये ए बैठा हुआ है और ये बी बैठा हुआ है। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन बैठे हुए, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। और अनलिंक्ड अगर होते तो ये ऐसा होता बेटा कि इस क्रोमोसोम पे ए, इस क्रोमोसोम पे स्मॉल ए, इस क्रोमोसोम पे स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल ए, इस क्रोमोसोम पे बी, इसके ऊपर बी, इसके ऊपर स्मॉल बी, इसके ऊपर स्मॉल। देखिए यहां पे अगर अपन देखेंगे तो ये एक ही उसको अपन लेते हैं केवल, ये इस टाइप से अलग अलग। ठीक है, ये भी आपको समझाऊंगा। अभी आप लिंक जीन में इतना समझें कि एक ही क्रोमोसोम पर, ये एक क्रोमोसोम है, ये से बना लो, चलो ये एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन बैठे, एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन बैठे हुए, ये सेग्रीगेट नहीं होंगे, दोनों साथ साथ आएंगे। दोनों क्या होंगे? साथ साथ आएंगे। तो ये दोनों यहां भी साथ में आए, ये दोनों यहां पर साथ में आए। तो F1 जब बनाई, अब इसमें F1 में ये डोमिनेंट था, तो F1 में क्या आ गया? सारे डोमिनेंट। ये क्या हो गया? डोमिनेंट। अब इस F1 की सेल्फिंग की अपन ने, इस F1 की सेल्फिंग ऐसे गैमेट से ही होगा। तो ये क्या हुआ? सेल्फिंग ऑफ F1
जनरेशन इंडिविजुअल। ठीक है, तो F1 की सेल्फिन की बेटा अपन ने, तो ये रेशियो कितना आएगा डायहाइब्रिड 3:1। और अगर आप इसका F1 का ही टेस्ट क्रॉस लगा देते हो, क्या लगा देते हो, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किससे लगाएंगे अपन, रेसेसिव पेरेंट्स है, ये रेसेसिव पेरेंट, टेस्ट क्रॉस किससे लगेगा, रेसेसिव पेरेंट से लगेगा। ठीक है, तो जब आप टेस्ट क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से लगाओगे तो ये हो जाएगा AB, ये AB, ये AB, ये AB, ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव 1:1। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लिंकेज। क्या शो कर रहा है, लिंकेज। जनरली 100% लिंकेज रेयर होती है, जनरली 100% लिंकेज रेयर होती है, लेकिन मेल ड्रोसोफिला में मिलती है। ध्यान रखना, 100% लिंकेज नहीं पाई जाती, लेकिन मेल ड्रोसोफिला के अंदर 100% लिंकेज अपने को देखने को मिलेगी। तो यहां पे अगर अपन देखें तो ये क्या हुआ बेटा, लिंक्ड जीन। क्या हुआ, लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन का मतलब क्या हो गया कि वो जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे बैठे हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस कम है, दोनों साथ में, जब भी वो इनहेरिट होंगे दोनों एक साथ ही इनहेरिट होंगे, उसको अपन बोलते हैं लिंक्ड जीन। दूसरा आता है अनलिंक्ड जीन, दूसरा आता है अनलिंक्ड जीन। अनलिंक्ड जीन का मतलब क्या होगा, वो जीन जो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर बैठे हुए हैं और दोनों अपने अपने हिसाब से असोर्ट हो रहे हैं, एक जाएगा दूसरा जाएगा ये जरूरी नहीं है, मतलब दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट शो कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे जीन को अपन क्या बोलेंगे, अनलिंक्ड जीन। They are the genes which occurs on different chromosome. Definition क्या है? They are the genes which occurs on different chromosomes and are independent to inherit. वो इनहेरिट होने के लिए दोनों इंडिपेंडेंट हैं एंड दे आर फ्री टू अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो फ्रीली अपना इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट शो करेंगे, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे जीन को अपन क्या बोलेंगे बेटे, अनलिंक्ड जीन। क्या बोलेंगे, अनलिंक्ड जीन। और जो जीन अनलिंक्ड होता है, अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठा हुआ होता है, उनका डायहाइब्रिड रेशियो अगर निकालेंगे तो उनका डायहाइब्रिड रेशियो आएगा बेटे अनलिंक्ड जीन का 9:3:3:1 और इनका टेस्ट क्रॉस का रेशियो आएगा 1:1:1:1। लेकिन लिंक्ड जीन का कितना आएगा टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 और डायहाइब्रिड रेशियो क्या आएगा 3:1। स्टार लगा लें इसको, इंपॉर्टेंट है। डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का रेशियो 3:1। डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना होगा 3:1 और वहीं पर टेस्ट क्रॉस डायहाइब्रिड का रेशियो कितना होगा 3:1 और टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना होगा 1:1। लेकिन अनलिंक्ड के अंदर डायहाइब्रिड का रेशियो होगा वो 9:3:1 और टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होगा 1:1:1:1। तो अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लिंक्ड जीन एंड अनलिंक्ड जीन। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लिंक्ड जीन एंड अनलिंक्ड जीन। तो क्या डिफरेंस लिखेंगे आप? लिंक्ड जीन क्या होंगे, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर बैठे हुए होंगे, जब भी इनहेरिट करेंगे दोनों क्या करेंगे साथ में इनहेरिट करेंगे। ये पहला डिफरेंस हो जाएगा। लिंक्ड जीन जो होगा वो कहां पे प्रेजेंट होगा बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर, व्हेनेवर दे इनहेरिट टुगेदर। लेकिन अनलिंक्ड जीन क्या होंगे, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर होंगे। जैसे एग्जांपल यहां देखिए, यहां पर अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी एक ही क्रोमोसोम पे हैं और यहां पर बेटे ये कैपिटल है, यहां पर स्मॉल है, ये दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल बी, यहां पर स्मॉल बी, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर ये बैठे हैं। यहां पर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ये दोनों बैठे हैं, एक ही क्रोमोसोम पर हैं और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये बेटे अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठे हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा,
इन दोनों के बीच में होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये फ्री है, ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं है कि ये जाएगा तो इसको भी जाना होगा, ये जरूरी नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, दे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट। लेकिन यहां पर ये अगर जाएगा तो ये पेयर में ही जाएगा, अलग अलग नहीं जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो अपने को दो ही गैमेट बन सकते हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे यहां पर तो दो गैमेट बनेंगे, एक होगा ए बी और दूसरा होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। लेकिन यहां पर अपने को अगर अपन देखेंगे तो चार गैमेट बनेंगे। कितने गैमेट बनेंगे? चार गैमेट बनेंगे। समझ में आया? अभी अपन इनकम्प्लीट लिंकेज बनाएंगे तो वहां पे आपको चार गैमेट बना के दिखाऊंगा। चार गैमेट बेसिकली यहां बनने वाले हैं। कितने गैमेट बनेंगे? चार गैमेट बनेंगे। तो अभी अपन केवल ये देख रहे हैं कि लिंक और अनलिंक। समझ में आया बेटा? ये एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है, उसके ऊपर दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे, यहाँ पे दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे। तो जब अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन बैठे हुए होते हैं, जब अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन बैठे हुए होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे? क्या बोलेंगे? अनलिंक्ड जीन। यहां से क्या होगा? देखो, एक बार ये इसके साथ बैठेगा, एक बार इसके साथ बैठेगा, ये इसके साथ बैठेगा, ये इसके साथ बैठेगा। चार अपने को मिल सकते हैं। अपने को ए भी मिल जाएगा, अपने को ए भी मिल जाएगा, अपने को ए भी मिल जाएगा, अपने को ए भी मिल जाएगा। यहां से चार गैमेट बन सकते हैं। लेकिन यहां से दो ही गैमेट, ये दो, और उसके पेयर में जो यहां होगा स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी है ना। जो भी इसका पेयर होगा हम लोग उस क्रोमोसोम का, वहां पर यहाँ पे अलग अलग, यहाँ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों बैठे तो यहाँ से अपने पास दो गैमेट आएंगे, लेकिन यहाँ से अपने पास में चार गैमेट्स आएंगे। तो मेंडल के केस में अगर अपन देखें तो बेसिकली मेंडल के केस में था क्या? इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर कंप्लीट लिंकेज शो कर रहा था तो मेंडल जो रेशियो निकाल रहा था वो रेशियो तो मिलता ही नहीं। तो ये डिफरेंस हुआ लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन के बीच में। अगला आता है क्या? लिंकेज ग्रुप क्या होता है? लिंकेज ग्रुप को मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं और एक जीन का ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन का ग्रुप लिंकेज ग्रुप कहलाता है। तो एक इंडिविजुअल में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? तो एक इंडिविजुअल में जितने हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे उतने ही क्या होंगे? लिंकेज ग्रुप होंगे। जैसे ह्यूमन के अंदर हम देखते हैं तो 2n = 46, तो बट n = 23। तो हमारे अंदर क्रोमोसोम लिंकेज ग्रुप कितने हैं? 23। ड्रोसोफिला के अंदर टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं तो 4। गार्डन पिट 2n = 14, तो n = 7। हैप्लॉइड, आप लिंकेज ग्रुप में सिर्फ इतना ध्यान रखें बेटा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम निकाल लो, हैप्लॉइड सेट निकाल लो। जैसे अपने अंदर 2n = 46 तो n = 23। जो वैल्यू n की आएगी उतने नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होंगे। सिंपल सा है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल दे दे आपको, बोल रहा है 2n = 8, बताओ कितने लिंकेज ग्रुप? तो n = 4 लिंकेज ग्रुप। समझ में आया? तो लिंकेज ग्रुप की अगर अपन बात करते हैं तो डेफिनेशन लिख लीजिए लिंकेज ग्रुप की। द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम टुगेदर, द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम टुगेदर, द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम टुगेदर to form a distinct group, to form a distinct group is called linkage group. उसको क्या बोलते हैं बेटे? लिंकेज ग्रुप उसको बोलते हैं। समझ में आया? अब ये तो हो गया लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या हो गया? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो n है, n की वैल्यू आएगी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, उतने क्या हो जाएंगे बेटा? लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। n की जो वैल्यू दैट इज लिंकेज ग्रुप। एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन बैठे होंगे उनका एक डिस्टिंक्ट ग्रुप क्या कहलाएगा? लिंकेज ग्रुप। समझ में आया? समझ में आया? अब आता है क्या, जो लिंकेज होती है वो दो टाइप की होती है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज और
इनकम्प्लीट लिंकेज। दो टाइप की लिंकेज होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। मैं फिर से एक बार बता देता हूं दोनों को, कंप्लीट का रेशो क्या आएगा और इनकम्प्लीट का क्या आएगा, दोनों को मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं बेटा। कंप्लीट लिंकेज क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है। कंप्लीट लिंकेज अपने को रेयरली देखने को मिलती है, कंप्लीट लिंकेज जनरली देखने को नहीं मिलती है। कंप्लीट लिंकेज जो होती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, मेल ड्रोसोफिला के अंदर अपने को देखने को मिलती है। कंप्लीट लिंकेज की अगर अपन बात करते हैं तो कंप्लीट लिंकेज को अगर अपन देखते हैं तो मेल ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज को अगर अपन देखते हैं तो जैसे रेड आई नॉर्मल विंग, मतलब लाल आंखों वाला और नॉर्मल पंख वाला मेल ड्रोसोफिला या ड्रोसोफिला, दैट इज रेड आई नॉर्मल विंग, रेड आई नॉर्मल क्रॉस विथ पर्पल आई वेस्टिजियल विंग, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग, ये स्मॉल लेटर में दोनों, ये स्मॉल लेटर में। अपन बात कर रहे हैं किसकी, कंप्लीट लिंकेज, है ना। यहां से क्या आएगा, कैपिटल P कैपिटल V, ये पेयर आएगा, ये दोनों सेम है, एक आ जाएगा। यहां से एक आ जाएगा, F1 में कैपिटल P कैपिटल V स्मॉल p स्मॉल v, क्या हो जाएगा, रेड आई नॉर्मल विंग, रेड आई नॉर्मल, ठीक है। रेड आई नॉर्मल विंग, ये वाला हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हो जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव। ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये क्या हो गया बेटे, होमोजाइगस रिसेसिव, और ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। अब अगर आप इसकी सेल्फिंग करेंगे, क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, ठीक है। तो सेल्फिंग करके देख लीजिए इसकी, ठीक है, या आप इसका टेस्ट क्रॉस लगा के देख लीजिए। मैंने आपको अभी बताया था लिंक्ड जीन के अंदर, किसके अंदर बताया था, लिंक्ड जीन के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना रेशियो इसका आएगा, ठीक है। तो जब लिंक्ड जीन के अंदर अपन इसको अगर F1 लगाएं, F2 बनाएंगे बेटे, तो F2 क्या होगी, ये एक साथ, ये एक साथ, ये एक साथ, ये एक साथ, और ये स्मॉल p, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल P कैपिटल V, कैपिटल P कैपिटल V, कैपिटल P कैपिटल V, स्मॉल p स्मॉल v, कैपिटल P कैपिटल V, स्मॉल p स्मॉल v, स्मॉल p स्मॉल v, स्मॉल p स्मॉल v। ये हो जाएगा, समझ में आया। डोमिनेंट 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 रेसिसिव, रेशियो कितना हो गया, 3:1। इसके पहले बताया, इसी का टेस्ट क्रॉस लगा लेंगे तो रेशियो आएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये तो हो गया F1, ये क्या हो गया F2, तो F2 का रेशियो कितना हो गया, 3:1। लेकिन 3:1 जनरली रेशियो नहीं आता, कितना आता है, 9:3:1। किसके हिसाब से, मेंडल के हिसाब से। समझ में आया, ये बात हो गई बेटा किसकी, कंप्लीट लिंकेज। और कंप्लीट लिंकेज रेयर किसमें देखने को मिलती है, मेल ड्रोसोफिला। सेकंड आता है इनकम्प्लीट लिंकेज, सेकंड आता है
इनकम्प्लीट लिंकेज। तो देखिए जब हम इनकम्प्लीट लिंकेज की अगर बात करेंगे तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, अगर अपन ये बोल रहे हैं कि ये इनकम्प्लीट लिंकेज शो करने वाला है, इनकम्प्लीट लिंकेज में अपन ले लेते हैं वही रेड आई, नॉर्मल विंग, पर्पल आई, वेस्टिजियल विंग। ठीक है, पर्पल आई, वेस्टिजियल विंग। तो ये हो गया बेटा रेड आई, नॉर्मल विंग, रेड आई, नॉर्मल विंग, क्रॉस विथ पर्पल आई, वेस्टिजियल विंग, पर्पल आई, वेस्टिजियल विंग। रेड आई, नॉर्मल विंग, पर्पल आई, वेस्टिजियल विंग। ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज, ये क्या अपन देख रहे हैं, लिंकेज तो है लेकिन कैसी है बेटे, इनकम्प्लीट लिंकेज यहां पर भी है लेकिन कैसी है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट लिंकेज नहीं है। इसीलिए यहां से क्या निकल के आएगा, कैपिटल पी, कैपिटल वी, यहां से निकल के आएगा स्मॉल पी, स्मॉल वी, और यहां बनेगा कैपिटल पी, कैपिटल वी, स्मॉल पी, स्मॉल वी। ये क्या हो जाएगा, रेड आई, नॉर्मल विंग। ये क्या हो गया, F1। ये क्या हो गया, F1। अब इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज है, क्या है बेटे, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज होने में क्या होगा कि अब जो गैमेट बनेंगे ना वो 4 टाइप के बनेंगे। अब जो गैमेट बनेंगे यहां से कंप्लीट लिंकेज में, तो अगली जनरेशन में भी ऐसा कैसे चला जाता, ये साथ इधर और ये इधर एक साथ चले जाते दोनों, जैसा पहले कंप्लीट में देखा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब अब दोनों साथ में नहीं जाएंगे, क्या होगा, एक गैमेट तो ये बन जाएगा कैपिटल पी, कैपिटल वी, एक बन जाएगा स्मॉल पी, स्मॉल वी, और एक बार क्या होगा बेटे, इस कैपिटल के साथ में ये बैठ जाएगा और एक बार इस कैपिटल के साथ में ये बैठ जाएगा। मतलब एक हो जाएगा कैपिटल पी, स्मॉल वी, एक हो जाएगा स्मॉल पी, कैपिटल वी। ये 4 गैमेट बन जाएंगे। क्यों, इनकम्प्लीट लिंकेज है। क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, तो अगर इसकी सेल्फिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, तो सेल्फिंग कराने पर भी इधर क्या बैठ जाएगा, कैपिटल पी, कैपिटल पी, कैपिटल वी, स्मॉल पी, स्मॉल वी, कैपिटल पी, स्मॉल वी, स्मॉल पी, कैपिटल वी। मतलब क्या बन जाएगा यहां से, यहां से अगर अपन देखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटे, यहां से डायहाइब्रिड क्रॉस बन जाएगा किसका, मेंडल का। किसका डायहाइब्रिड क्रॉस बन जाएगा, मेंडल का। तो यहां पे अगर आपने रेड आई, नॉर्मल विंग, पर्पल आई, वेस्टिजियल विंग लिया है, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो रेशियो था वो एकदम अलग अलग आया था। क्या आया था, रेशियो अलग अलग देखने को मिला। समझ में आया, ये नॉर्मल बन जाएगा, ये पीपी हो जाएगा, ये डोमिनेंट हो जाएगा, तो इस टाइप से हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये आ गया आपका F1, रेड आई नॉर्मल विंग। क्या आ गया बेटा, ये रेड आई नॉर्मल विंग। आप इसका टेस्ट क्रॉस लगाओ रेसेसिव के साथ, रेसेसिव के साथ में क्या लगाओ, टेस्ट क्रॉस। तो ये कैपिटल पी, कैपिटल वी, स्मॉल पी, स्मॉल वी, क्रॉस विथ स्मॉल पी, स्मॉल वी, स्मॉल पी, स्मॉल वी। टेस्ट क्रॉस से मैं आपको समझा दूं, ये क्या है, एक, और साथ में कौन बैठेगा इधर से, अलग अलग करके दिखाता हूं बेटा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कैपिटल पी, कैपिटल वी, स्मॉल पी, स्मॉल वी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, स्मॉल पी, कैपिटल वी।
यहां से कौन निकल के आएगा, यहां से तो एक ही आएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, कैपिटल वी कैपिटल पी, स्मॉल पी स्मॉल वी, स्मॉल पी स्मॉल वी, स्मॉल पी स्मॉल वी, कैपिटल पी स्मॉल वी, स्मॉल पी स्मॉल वी, और चौथा स्मॉल पी कैपिटल वी, स्मॉल पी स्मॉल। ये क्या हो जाएगा, रेड आई, क्या हो जाएगा ये, रेड आई, और विंग कौन सा हो जाएगा, कैपिटल वी है, नॉर्मल विंग, रेड आई नॉर्मल विंग। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग, ये हो जाएगा रेड आई वेस्टिजियल विंग, और ये हो जाएगा पर्पल आई नॉर्मल। तो देखो, रेड आई नॉर्मल विंग पेरेंटल, ये रेड आई नॉर्मल विंग पेरेंटल, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग पेरेंटल, ये पेरेंटल, पर्पल आई नॉर्मल विंग नहीं, ये पेरेंटल, रेड आई वेस्टिजियल विंग नहीं, ये पेरेंटल। मतलब उन चार में से अपने को दो तो पेरेंटल मिल रहे हैं और दो क्या मिल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट। दो क्या मिल रहे हैं, पेरेंटल, और दो क्या, रिकॉम्बिनेंट। मतलब यहां पर 50% तो क्या मिल रहा है, पेरेंटल, 50% क्या मिल रहा है, रिकॉम्बिनेंट। लेकिन जब इनकी संख्या निकालेंगे अपन, या जब इनका एक्सपेरिमेंट करके डाटा निकाला, तो पता लगा नॉर्मल आई रेड आई नॉर्मल विंग क्वांटिटी में 9 मिले, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग 8 मिले, ये 1 मिला और ये भी 1 मिला। मतलब इनका रेशियो कितना मिला, 9:8:1:1। या जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे बेटे तो ऐसा लिखा रहेगा 9:1:1:8। तो जिनकी भी पेरेंटल, एक चीज यहां से ध्यान रखना कि जो पेरेंटल कैरेक्टर होता है इट्स ऑलवेज मोर देन 50%। पेरेंटल कैरेक्टर कभी भी लेस देन 50% नहीं होगा, इट ऑलवेज मोर देन 50%। तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें और जो बड़ी नंबर्स आपको दिखे, इट मींस वो बड़े नंबर पेरेंटल हैं, और जो एकदम छोटे से दिखे, कम दिखे, उनको अपन क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। क्योंकि लिंकेज के अंदर जनरली ये होता है कि पेरेंटल कैरेक्टर 50% से ज्यादा होता है। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन आप जब सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 48% और ये 2%, ये 2%। तो ये जो छोटी डिजिट्स आ रही है, छोटे नंबर आ रहे हैं, ये बेसिकली रिकॉम्बिनेंट है बेटा। रिकॉम्बिनेंट कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगा, लेस देन 50% ही होगा। और अगर आप देखेंगे तो उनका नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक ही आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ज्यादा कैरेक्टर किसके मिलेंगे, पेरेंटल। तो यहां पर भी अगर अपन देखें बेटा तो ये क्या है, F1, और इसका क्या लगा दिया अपन ने, टेस्ट क्रॉस, इसके साथ में लगा दिया रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करा दिया अपन ने, किसके साथ में करा दिया, रेसेसिव पेरेंट्स के साथ में। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से आप देख लीजिए। ये F1, ये रेसेसिव पेरेंट, इन्हीं के साथ में लगाया ना अपन ने। ठीक है, तो यहां से अपने पास में कितने गैमेट निकल के आएंगे, 4, क्योंकि इनकम्प्लीट लिंकेज है। एक तो ये खुद ही हो जाएगा कैपिटल P कैपिटल V, एक ये खुद हो जाएगा स्मॉल p स्मॉल v,
स्मॉल वी और एक स्मॉल पी कैपिटल वी। यहां से 4 बनेंगे बेटा, एक तो ये खुद, एक ये खुद, एक बार ये पी और ये वी, एक बार ये वी और ये पी। इस टाइप से कितने बनेंगे? 4, और इधर से 1 निकल कर आएगा। इधर से कौन आएगा? हमेशा स्मॉल पी स्मॉल वी, क्योंकि अपन टेस्ट क्रॉस लगा रहे हैं। स्मॉल पी स्मॉल वी स्मॉल पी स्मॉल वी स्मॉल पी स्मॉल वी। और अगर अपन यहाँ पे बनाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल पी कैपिटल वी स्मॉल पी स्मॉल वी। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल पी रेड आई नॉर्मल विंग, इसके ऊपर डोमिनेंट है तो ये रेड आई नॉर्मल विंग हो गया। ऐसे यहां बनाएंगे, ये स्मॉल पी स्मॉल वी, ये क्या हो जाएगा? पर्पल आई वेस्टिजियल विंग, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग। ये दोनों पैरेंटल हो गए और ये दोनों क्या होगा बेटा? रिकॉम्बिनेंट। तो ध्यान रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट ऑलवेज लेस देन 50%, पैरेंटल ऑलवेज मोर देन 50%, पैरेंटल कभी भी 50% से कम नहीं होंगे। दिस इज इनकम्प्लीट लिंकेज। ये क्या हुआ? इनकम्प्लीट लिंकेज। तो लिंकेज को अगर अपन देखेंगे तो 2 टाइप की लिंकेज बेटा मिलेगी, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज के अंदर पेरेंटल कैरेक्टर हमेशा कितना आएगा? 100% कंप्लीट लिंकेज में। इनकम्प्लीट में मोर देन 50%। समझ में आया? इनकम्प्लीट में मोर देन 50%। क्लियर है? अब आते हैं फैक्टर्स जो लिंकेज को अफेक्ट करते हैं। एक फैक्टर में शुरुआत में बता चुका हूं, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा लिंकेज होगी। मींस लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। जीन्स के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी कम लिंकेज होगी, उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी। डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएंगे, डिस्टेंस कम हो गई तो नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा, लेकिन लिंकेज बढ़ जाएगा। तो लिंकेज को अफेक्ट करने वाला फैक्टर डिस्टेंस। दूसरा, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एज। जितनी ज्यादा एज बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा लिंकेज होती जाएगी। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो लिंकेज कम हो जाएगी। 2 लोग साथ साथ में हैं, किसी ने भी टेम्परेचर हाई किया तो दोनों के बीच की बॉन्ड टूट जाएगी। मींस इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन लिंकेज। मतलब टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। टेम्परेचर लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक्सरे अगर आपने डाला तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा, मतलब लिंकेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर अगर बढ़ गया तो लिंकेज क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा और क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर हुआ, एज हुआ, एक्सरे हुआ, डिस्टेंस हुआ, ये वो सारे फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं बेटे? लिंकेज को अफेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? यहां पर एक टॉपिक खत्म होता है, लिंकेज एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लिंकेज एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आया? तो मैंने यहां पर आपको ये जो लगा के दिखाया बेटा, ये रेसेसिव पेरेंट्स के साथ में क्या लगाया अपन ने? टेस्ट क्रॉस। क्या लगाया? ये टेस्ट क्रॉस। अगर आप इसको क्या लगा लेते, डायरेक्ट डायहाइब्रिड क्रॉस जैसा बन जाता है। वो बीच में मैंने जो बनाया था लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं किया उसको, क्योंकि 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे एक के। अगर आप उसका F2 बनाओगे तो 4 गैमेट को बनाओगे तो 16 बन जाएंगे। रेशियो कितना जाएगा? 9:3:3:1। समझ में आया? समझ में आया बेटे? तो मेंडल की सक्सेस का बेसिक रीजन क्या था? कि उसको लिंकेज ऑब्जर्व नहीं हुई थी जो प्लांट उसने चूज किया था। अगर उसको लिंकेज ऑब्जर्व हो जाती तो जो डाटा उसने दिया था वो डाटा सारे गड़बड़ हो जाते। 100% लिंकेज रेयर किसमें मिलती है? मेल ड्रोसोफिला। इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें या जिसमें भी पेरेंटल कैरेक्टर इज ऑलवेज मोर देन 50%। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बड़े नंबर्स को उठा लो पेरेंटल, छोटे छोटे नंबर मतलब 40-40, 10-10 तो 10-10 रिकॉम्बिनेंट, 40-40 क्या हो गए? पेरेंटल।
ठीक है, जब बुकलेट में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा यहां पे टॉपिक खत्म हुआ, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। ठीक है, अगले लेक्चर में अब अपन सेक्स डिटर्मिनेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।